नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और राजनीति का कांटा किसे लगा है ये जानने हम आ गए हैं राजस्थान के कोटा। और आज यहां पर जनता सवाल दागेगी। तो राष्ट्रलक में एक बार फिर हम राजस्थान से हाजिर हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा था आपको, तमाम बड़ी खबरें स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाने के लिए मेरे एआई अवतार, एआई वर्जन अंजना 2.0 स्टूडियो में मौजूद है। अंजना, थैंक यू अंजना ओम कश्यप। मैं अंजना 2.0 आज तक के स्टूडियो में मौजूद हूं। मैं अपने दर्शकों को आज की स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगी। आप राजस्थान के कोटा से राजतिलक की शुरुआत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और चंबल नदी के किनारे चंबल रिवर फ्रंट से कोटा में आपका स्वागत है। तालियों के साथ कोटा की जनता का हार्दिक अभिनंदन जो आज सवाल दागने वाले हैं मंच पर मौजूद नेताओं से। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पंकज मेहता जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हुए हैं। ये अलग बात है कि दोनों तरफ आज कमल खिलाए हुए बताया जा रहा है, कुछ ही दिन पहले बीजेपी में आए हैं। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं कोटा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान का कोटा, जो यहाँ की कोटा सारी और कोटा पत्थर के लिए जाना जाता है, वो दरअसल अब एक कोचिंग सेंटर के हब के तौर पर भी पूरे देश में जाना जाता है। पिछले एक साल में 30 से ज्यादा बच्चों ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। लेकिन आज हम राष्ट्रतिलक के दिन जहां पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ ने इस कोटा से भी हिंदुत्व का पिच सेट कर दिया है। उन्होंने कहा है सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने लगे हाथ राम मंदिर पर कोटा और राजस्थान के लोगों को न्योता भी दे दिया है। तो वहीं अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर बीजेपी वोटरों को गुमराह करना चाहती है। आइए चलते हैं कोटा में, शहर में आपको लिए चलते हैं कोचिंग सेंटर के हब में, जहां पर हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। क्या वाकई दबाव है जब आसपास इस तरह की खबरें आती है, उन पर क्या बीतती है और क्या सोच रही है कोटा की जनता। चलिए। कोटा में ऐसे ही एक कोचिंग हब में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? ओडिशा, बनारस, मोतिहारी, गोरखपुर, भागलपुर। कोटा खबर में इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस की बात हो रही है। वो स्ट्रेस मैं कह सकती हूँ एक पॉजिटिव वे में हमारे लिए अच्छी बात है। कितने घंटे पढ़ते हैं? 4 से 5 कोचिंग के अलावा। कोचिंग कितने घंटे? कोचिंग 6 घंटे। स्ट्रेस तो होता है, हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहता है। माएँ भी अब यहाँ पर आ रही हैं। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा क्वालिफाई करे। फैमिली का नहीं होता है बट रिलेटिव्स और सोसाइटी का हो जाता है कि फिर रिलेटिव्स भी है, माँ बाप को भड़काने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा मेरा। डी स्ट्रेस करने के लिए कोई प्रोग्राम किया जाता है? नो मैम, कभी नहीं। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं। पिछले एक साल में लगभग 30 घटनाएं ऐसी हुई हैं जब बच्चों ने कदम उठाया। क्या प्रेशर आया होगा उनपे जो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। यहाँ पे इस जगह में इतना नॉर्मलाइज हो गया है ना कि अब हम अडेप्ट हो चुके हैं इस न्यूज से कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहता है। नहीं, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। तो प्रेशर वर्ड गलत है, प्रेशर नहीं होता, वो मम्मी पापा की उम्मीदें होती है। कोटा का जो ये कपड़ा है इसके बारे में जरा बताएं। ये पूरा हैंडलूम प्रोडक्ट है। तो सारी की आप लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल शॉपिंग सारी कोटा साड़ी। मैं 100% कांग्रेस समर्थी हूँ और मैं धारीवाल जी को और राहुल जी को फुल सपोर्ट है मेरा। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर? हाँ, तो इस सरकार से हम तो खुश नहीं है। हमारे को बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसा लगता है। चुनाव इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं हम तो, परिवर्तन होगा भी सही। डेफिनेटली परिवर्तन होगा, बीजेपी भारी बहुमत से आनी चाहिए। भाजपा और उस सरकार को चुने जो युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, पेपर लीक ना करे। तो आइए कोटा की सड़कों से लिए चलते हैं आपको राष्ट्रतिलक के मंच पर।
लेकिन इससे पहले कि हम कोटा में सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं जिस तरह की सियासी पिच यहाँ पर सेट की जा रही है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कोटा में आकर राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, और किस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है 25 नवंबर के पहले। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। जो गाली देनी है दो, जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है हाँ भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। शांति धारीवाल का इलाका है आलोक जी, और शांति धारीवाल का फेमस कोट एक है जो मुझे आप अभी बताने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, राजस्थान में रेप के मुद्दों पर शांति धारीवाल कोटा के विधायक ने क्या कहा था। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि शांति धारीवाल जी का नहीं, ये श्री बड़े मथुराधीश जी का, वोट के बालाजी का, खड़े गणेश जी का और गोदावरी धाम का इलाका है, किसी और का इलाका नहीं। और इन्हीं सभी देवी देवताओं को मैं नमन करते हुए इस कोटा की पवित्र भूमि को सर झुकाकर आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। जिस तरह के बयान की आप बात कर रहे हैं, इस तरह का बयान किसी भी नेता से क्या, एक आम आदमी से भी स्वीकार्य नहीं है। और आज बयानों की अगर आप बात करेंगे तो मेरे पास 50 भाजपा के नेताओं के बयान हैं, कौन फटी जीन्स देखता था और कौन क्या क्या देखता था और मणिपुर में क्या हुआ। मैं उस पर चर्चा पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं शांति धारीवाल जी के बयान का समर्थन नहीं करता हूं। हाँ, उन्होंने कहा था मर्दों का प्रदेश है, चूंकि आपने बयान नहीं बताया लेकिन आपने खुलकर निंदा की, ये बड़ी बात है, चुनाव के पहले कर रहे हैं। मेहता जी कब आए बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में? मैं दिवाली मनाने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आया हूं और 3 दिसंबर को पूरे राजस्थान में दिवाली मनेगी। हाँ, तो और कांग्रेस के घर में अंधेरा रहेगा। अरे कितने दिन हुए? ये कोटा की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। यहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधानसभा में मंत्री की हैसियत से दुष्कर्म की घटनाओं पर ये बयान देता है निर्दयता पूर्वक कि ये मर्दों का प्रदेश है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, चिल्लाते आप अच्छा है, लेकिन एक सेकंड, चिल्लाते आप अच्छा है, लेकिन दिवाली तक तो आप उधर ही मौजूद थे ना जहाँ धारीवाल साहब ने कहा था, तब तो आपको होश नहीं आया। उस समय आपने उनके बयान के खिलाफ तो पार्टी नहीं छोड़ी। क्या कांग्रेस पार्टी को ये चिंता है? लगभग 30 से 50 लोगों पर आप लोगों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कांग्रेस से नाराज होकर लोग जा रहे हैं बीजेपी में, और हर बार आप खोखा, पैसा, ये सब कहते रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की नाराजगी को आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। कल ही जयपुर में लगभग 100 बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। जब चुनाव आता है कितने लोगों ने तो स्वाभाविक है अंजना जी, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जाते हैं, लेकिन आज का जो विषय है, शीतल मीणा, आज का विषय, अरे बीच में आज का जो विषय है, तो आप लोग साथ ही बैठ के चाय पीते थे। आज हम जो पीछे देख रहे हैं, आज तक के जो दर्शक तमाम देख रहे हैं, ये चंबल का रिवर फ्रंट है, जो इतना सुंदर रिवर फ्रंट है, और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर इसको बनाने का प्रयास किया और बीजेपी ने इसको रोकने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि आज हम हम जो वोट मांग रहे हैं वो अपनी 7 गारंटी के नाम पर मांग रहे हैं। हमने 5 साल में जो विकास किया उसके नाम पर मांग रहे हैं। हमने 25 लाख रुपए का जो चिरंजीवी बीमा दिया उसके नाम पर मांग रहे हैं। 10 लाख का एक्सीडेंट का जो बीमा दिया उसके नाम पर मांग रहे हैं। 500 रुपए में जो हमने सिलेंडर दिया उसके नाम पर मांग रहे हैं। और बीजेपी केवल और केवल नकारात्मक प्रचार कर रही है।
कोटा को और राजस्थान को बदनाम करने का काम कर रही है। मुझे लगता है सकारात्मक प्रचार होना चाहिए। चलिए आपको संकल्प के बारे में भी बता देते हैं। संकल्प पत्र ये लेकर आए हैं 7 गारंटी। ये कह रहे हैं 2.5 लाख नौकरियां देंगे। ये कह रहे हैं कि हम केजी से लेकर पीजी तक, अरे आपका हो गया, नारेबाजी हो गई, शांत हो जाइए। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, स्कूटी योजना। ये कह रहे हैं गोवर्धन योजना करेंगे, कॉलेज में एंट्री हुई फ्री लैपटॉप देंगे। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की गारंटीज पर कितने लोगों को भरोसा होता है, हाथ उठाइए। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनको संकल्प पर बीजेपी के भरोसा होता है, हाथ उठाइए। अब देखिए इम्तिहान बड़ा है, मुझे लगता है आप कुछ सवाल जवाब लेते हैं कुछ लोगों के। आप छात्र हैं, सवाल पूछिए। फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं आप। यस, माई सेल्फ सिद्धार्थ जैन, आई एम अ फर्स्ट टाइम वोटर। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि कोटा एक स्मार्ट सिटी है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आपको एक एग्जांपल और रीजन दोनों देता हूँ। जल्दी सवाल पूछिए। ओके, मैं दादाबाड़ी में रहता हूँ और मेरे घर के सामने 1 किलोमीटर तक एनक्रोचमेंट हुआ है। सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं और स्टूडेंट एरियाज में हर जगह ये सारी इलीगल एक्टिविटीज एवं गांजा, ड्रग्स, ड्रिंक्स सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो नहीं हो रहा है। छात्र कितने हैं यहाँ पर, हाथ उठाइए। खड़े हो जाइए छात्र जितने हैं। मुझे लगता है क्योंकि छात्रों की बात आज होनी बहुत जरूरी है। आप लोग बात करना चाहते हैं क्योंकि कोटा में मैं वहां पर भी गई जहां पर बच्चे रहते हैं, ज्यादातर दबाव रहता है, तनाव रहता है, उन सब के बीच पढ़ाई भी करनी है, माँ बाप से दूर रह के बहुत लोग पढ़ रहे हैं। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न तो एज अ गर्ल मैं माननीय सम्माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, जब वो इतने बड़े सम्मानीय पद पर रहते हुए जब ये कह सकते हैं कि राजस्थान मर्दों का देश है, तो नेता एक अकेले से तो नहीं बनता, उसके साथ बहुत सारे लोग उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और जब इतने सम्माननीय पद पर बैठे हुए लोग उनके नेताजी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो आप सोच लीजिए कि राजस्थान में बलात्कार कैसे समाप्त। मैं हमारे नेताओं से ये पूछना चाहूंगी कि जब युवाओं ने रोजगार की बात की है तो उनको सिर्फ रोजगार के नाम पर सिर्फ पेपर लीक मिले हैं। यहाँ पे मैं एक लड़की हूँ और लड़की के हिसाब से बोलना चाहूंगी कि मैं 9 बजे के बाद एक कोटा में सुरक्षित फील नहीं करती हूँ। जवाब दीजिए तीनों का। देखिए यहाँ पर आपकी सरकार है आलोक जी, तो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तीनों पर। शांति धारीवाल पर सीधा प्रश्न, और उसके बाद 8-9 बजे के बाद निकल नहीं सकते। और तीसरा पेपर लीक 14 बार। धारीवाल जी के नाम पर मैंने पहले भी उत्तर दिया। जहां तक पेपर लीक की बात है, पहला प्रदेश है जिसने पेपर लीक के मामले में विधेयक लाकर और मुलजिमों को जेल में डालने का काम किया। बीच में नहीं 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया। हाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग व्यापम घोटाले में घिरे हों, जो गुजरात में 22 पेपर लीक किए हों, जिसने वसुंधरा के समय पे 11 पेपर आउट हुए हों, वो लोग आज सवाल पूछते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक होना गलत है, लेकिन पेपर लीक के ऊपर सख्ती करना, केवल और केवल राजस्थान प्रदेश ऐसा है जिसने पेपर लीक के ऊपर सख्ती की, कानून बनाया, विधेयक लेकर आए, 1 करोड़ का जुर्माना किया और आजीवन कारावास किया। बीजेपी शासित प्रदेशों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे गुजरात हो, सब प्रदेशों में पेपर आउट हुए। बताइए एक ने भी कानून बनाया हो तो। 17 बार बोलिए पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुए और पेपर लीक होने में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता संलिप्त हैं। सरकार द्वारा बनाए हुए आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को राजस्थान सरकार की एजेंसी खोल रहे पूरी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। गर्व कर रहे थे कि परसों तक हमारे साथ थे। अंजना जी, कुंठित व्यक्तित्व का उदाहरण नहीं हो सकता है, कोई उत्तर नहीं हो सकता है। अगर उनके पास कोई भी सबूत थे तो सबूत देने चाहिए थे उनको। सबूत न्यायालय में क्यों नहीं दिए? केस चल रहे हैं, कई लोग जेल के अंदर हैं, तो इनको सबूत देने चाहिए, केवल मंचों से भाषण देने से नहीं होगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं? आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा, जिसे राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया था, वो एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया है। किसने नियुक्त किया था? कुछ सवाल लेते हैं, आप पूछिए। अभी जो सुसाइड केस हो रहा है उसके बारे में प्लीज 1 सेकंड सर,
इतना सुसाइड केस क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये जानना चाहते हैं हम स्टूडेंट। क्या कदम उठाई आपकी सरकार ने? क्योंकि देखिए एक के बाद एक मामले हो रहे हैं। 30 बच्चों ने आत्महत्या की है इसी कोटा में। एक कोचिंग हब में पूरा कोचिंग माफिया चल रहा है। बच्चों के लिए बहुत मुश्किलें हैं। मैं खुद वहां पर गई थी, उन्होंने बताया किस तरह की परिस्थितियों में वो लोग रह रहे हैं। किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का सुसाइड करना बहुत दुखद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार 18% कोचिंग सेंटर्स के ऊपर जीएसटी लगाती है और बच्चे और उनके माँ बाप के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, फीस क्या उसको वापस लेंगे? ओम बिरला जी ने यहां पर वादा किया था कि मैं 18% जीएसटी यहां से हटाऊंगा। क्या है हटाया गया? जिस तरह के प्रेशर पड़ रहे हैं कोचिंग के ऊपर, 18% जीएसटी लगता है कि नहीं? इन बच्चों से पूछिए आप जरा। मेरा सवाल इतना से, आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, मैं भी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ आदमी हूं। अगर कोई बच्चा जैसे कोचिंग छोड़ के घर जाता है तो उसके फॉर्म में ऑलरेडी लिखा रहता है कि आपकी 5 से 10% फीस रखेंगे, बाकी 90% 85% रिटर्न कर देंगे। उसकी फीस रिटर्न हो रही है। रे सुसाइड की बात, कोचिंग वाले बच्चे पे इतना प्रेशर। सवाल पूछ रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं। सवाल मेरा सवाल है तो सवाल की बात ये पूछता हूं कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 रहा, पेपर लीक के मामले में नंबर 1 रहा। मैं किसान पुत्र में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके पाई जोड़कर मेरे को कोटा पढ़ने के लिए या जयपुर पढ़ने के लिए भेजते हैं। दिन रात मेहनत करके मेरे को 5,000 10,000 रुपए डालते हैं। जब पेपर देने की बात आती है और पेपर लीक घटने की वो सोचते हैं तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, आप एक बार ये बताइए। मेरा नाम अंकिता है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। तो जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ यहाँ से मेरे घर पे अलवर में, तो ना तो अलवर की लड़कियाँ सेफ, ना यहाँ की लड़कियाँ सेफ। हम इतना अनसेफ फील करते हैं। इस बात को लेकर क्या बोलोगे? और इवन राजस्थान की लड़कियों को पढ़ने तक की आजादी नहीं मिलती, तो इस बात पर क्या बोलोगे आप? मैं उत्तर देता हूँ। रेप के बारे में क्या बोलोगे आप? एक्चुअली the same question about the suicide things, कि यहाँ पे दिन ब दिन मंथली यहाँ पे सुसाइड केसेस बढ़ रहा है, पर आई थिंक कि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स नहीं ले रही है। मैं उत्तर देता हूँ। सिर्फ जीएसटी पर दोष देकर कितना आप भागिएगा? मैं फिर कहूंगा, देखिए मैं बताता हूँ, कोटा जो है वो आईआईटी और मेडिकल का कोचिंग सेंटर का हब है। आईआईटी मेडिकल का कोचिंग का कोई भी पेपर राजस्थान में आउट नहीं हुआ है। हाँ। पहली चीज तो ये है। ठीक है। दूसरी चीज, जहां तक बात रेप की है या महिला सुरक्षा की, सरकार थोड़ी कराती है। बीच में नहीं। राजस्थान सरकार। लेकिन मुझे लगता है, अरे आपका सवाल आएगा तो बोलिएगा। किसी भी समाज में रेप या महिला की सुरक्षा नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या राजस्थान सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की? क्या एफआईआर कंपलसरी नहीं हुई? क्या जो कन्विक्शन रेट है राजस्थान का वो नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा नहीं है? क्या यहाँ पर जो पेंडेंसी रेट थी 51% केसेस जो पेंडिंग थे, क्या वो 11% पर नहीं आए? मैं समझता हूं कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी देखा जाना चाहिए। रेप कोई सरकार नहीं चाहती है कि उसके प्रदेश में रेप हो, लेकिन यहां पर हाथरस जैसी कोई घटना अगर हुई हो तो हम जिम्मेवार हैं, जिसमें पूरी तरह से प्रशासन इन्वॉल्व था। मणिपुर जैसी कोई घटना हुई हो जिसमें प्रशासन इन्वॉल्व था। ब्रजभूषण शरणजीत सिंह जैसी कोई घटना हुई हो जिसमें स्वयं सांसद इन्वॉल्व रहे हो और सरकार ने एक्शन नहीं लिया हो, तो हम पूरी तरह से कहेंगे कि हमारी सरकार के ऊपर आप प्रश्न पूछिए। हमने कोई घटना हुई है तो हमने एक्शन लिया। हमारे मित्र मणिपुर हो, हाथरस हो, कठुआ हो, उन्नाव हो, लंबी लिस्ट लगाने का काम कर रहे हैं। इनको याद होना चाहिए 4 दिन पहले 4 दिन पहले दौसा में 4 दिन पहले हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र की सरकार है। इलेक्शन कमीशन का कानून है। 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अंदर नहीं है। पुलिस का अधिकारी दुष्कर्म करता है, शर्म आनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री चुप बैठे हुए हैं, उसको सलाखों के पीछे गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। घटनाएं हुई है। चलिए 2-3 सवाल लेती हूँ मैं। यहाँ पर जब सुसाइड हुआ उस लड़की के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आत्महत्याओं को लेकर कोटा में मंत्री जी का बयान था कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पढ़ रही है उसके सबके लव अफेयर है, लव अफेयर को लेकर महिला आत्महत्या कर रही है, क्या सही है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पेपर लीक के मामले में सर ने बोला मेरा हाथ मत पकड़िए प्लीज। ये जो बच्चों के पढ़ने आते हैं उनको आत्महत्या भी शर्मनाक बयान है, जिनके लव अफेयर है। एक सवाल जल्दी। मेरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से इन्होंने भेदभाव वाली नीति अपना रखी है। एक तरफ तो ये संविदा पे अस्थायी तौर पे वैकेंसी निकालते हैं, वहीं मदरसों में इन्होंने स्थायी रूप से वैकेंसी निकाली। ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों? मैडम सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान में है। इसका जवाब दीजिए सर। श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत, दोनों का जवाब दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज तक के दर्शकों को भी जानना। हिंदुस्तान में 2 जिले हैं, एक मध्य प्रदेश में मंदसौर और दूसरा श्रीगंगानगर। दोनों में स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में भंडार नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा रहती है। वैट जो है वो जिले वाइज नहीं रहता है, वैट किसी भी राज्य में रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भोपाल में प्राइस जयपुर से ज्यादा है। बीजेपी वाले इसका उत्तर दें। मंदसौर मध्य प्रदेश में हम सवाल नहीं उठाते क्योंकि वहां पर भंडारण नहीं है। गंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर पर है, इसलिए वहां पर किसी भी कंपनी ने अपना डिपो नहीं बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोटा में देखिए, एक सेकंड प्लीज, आप लोगों को कह रही है नेतागिरी बंद कीजिए। सर सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है, बच्ची की आत्महत्या के बाद जांच पूरी नहीं हुई है और पहले ही राजनीतिक बयान आता है कि इसका लव अफेयर था इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। इससे खतरनाक क्या हो सकता है कि एक तो इस तरह के कांड हो रहे हैं, उसमें आप ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। मतलब काउंसलर्स हो बच्चों के लिए, उनको वहां पर ऐसी सुविधाएं मिले कि वो मेंटली डिस्ट्रेस कर पाए। ये तमाम सुविधाएं करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी, आप सरकार है। देखिए, कोटा अपने आप में बहुत बड़ा सेंटर पिछले 10 साल में ग्रो हुआ है। हाँ। और यहाँ पर IIT हो, मेडिकल के एग्जाम हो, उनकी सबकी तैयारी करने के लिए पूरे देश से बच्चे आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सरकार की जिम्मेवारी है, हाँ। कोचिंग सेंटर्स की भी जिम्मेवारी है और कोचिंग सेंटर्स के ऊपर एक्शन भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर से ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। और जितने इसी के साथ आज कोटा से इतना ही, लेकिन कल स्पेशल पेशकश आप देखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से, क्योंकि कल मध्य प्रदेश में और साथ ही छत्तीसगढ़ में वोटिंग है। और फिर अगले सप्ताह हम हाजिर होंगे राजस्थान के जयपुर से। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। जस्ट बहस देखी, एक बार फिर अगले सप्ताह भी राजस्थान में हम हाजिर होंगे, जयपुर से लेकर टोंक जानेंगे जनता का मिजाज। लेकिन कल रहिएगा जरूर हमारे साथ, क्योंकि कल MP में वोटिंग है और MP के भोपाल से आप देखेंगे खास पेशकश। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। कैसे 108 घंटे से 40 मजदूरों की जान सुरंग में अटकी है और कैसे अब सुरंग के अंदर से आई एक आवाज ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के बाहर पिछले 108 घंटों से रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। अचानक से सुरंग के अंदर से एक आवाज आती है और सबके कान खड़े हो जाते हैं। जी हां, सुरंग के अंदर फंसे 40 मजदूरों में से एक मजदूर टनल के अंदर से कह रहा है, हमें बचा लो। महादेव नाम के इस मजदूर ने अपने मामा से बात की है और महादेव की आवाज के साथ ही रेस्क्यू टीम को सफल ऑपरेशन की उम्मीद जग गई है। 5 दिन 40 मजदूर, 200 लोगों की रेस्क्यू टीम 24/7 काम में जुटी। अब सुरंग के अंदर से बोला महादेव, महादेव महादेव, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और जग गई 40 मजदूरों के बचने की उम्मीद। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के बाहर 200 लोगों की रेस्क्यू टीम पिछले 5 दिनों से रात और दिन डटी हुई है। यानी 24 घंटे 200 लोग इसी में दिमाग खपा रहे हैं कि आखिर कैसे टनल के अंदर फंसे 7 राज्यों के 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तमाम इंजीनियर हैं, थल सेना है, वायुसेना है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम है, NDRF, SDRF, ITBP, BRO और नेशनल हाईवे की टीम है।
इन सब के अलावा थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह ली जा रही है और इस पूरी जद्दोजहद के बीच सुरंग के अंदर से आवाज आती है, महादेव महादेव, बोलो बोलो, हाँ ठीक है। ये आवाज रेस्क्यू टीम के लिए जैसे वरदान साबित होती है। ये आवाज रेस्क्यू टीम के लिए जैसे जंग जीतने की उम्मीद साबित होती है। जी हाँ, सुरंग के अंदर से झारखंड के रहने वाले 22 साल के मजदूर महादेव ने अपने मामा से उड़िया भाषा में बात की। महादेव अपने मामा के साथ सुरंग में काम करता था। हादसे के वक्त उसके मामा सुरक्षित बच गए और महादेव अंदर फंस गया। आइए आपको महादेव की पूरी बातचीत सुनवाते हैं। महादेव महादेव, बोलो बोलो, महादेव महादेव, बोलो। तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक আছে, चिंता नहीं करो बोलो, कुओ तुम्हें निजे को बोली दियो बनु के तुम्हार ठीक আছে बोली करे बोला चु दादा बोलो, हाँ ठीक है। अभी महादेव को लेकर उसके घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन अब आवाज सुनकर उन्हें कुछ सुकून मिला है। महादेव के भाई ने आज तक से भी बातचीत की है। बोनू नायक जी, ये जो उत्तराखंड टनल में जो फंसे हुए हैं वो कौन है? तो मेरे छोटे भाई हैं महादेव नायक। तो वहाँ क्या काम कर रहे थे, कैसे फंसे, कैसे जानकारी आपको मिली? जानकारी वहाँ मेरा जिसके साथ गया था वो मेरा मामा लगता है, तो ही बताया कि ऐसे मतलब टनल के अंदर फंस गए हैं बोल के बताया। तब हम लोगों को जानकारी मिला कैसे फंस गया बोल के, तब जाके पता चला, नहीं तो नहीं पता चल रहा था। जैसे ही टनल के अंदर से महादेव की आवाज आई, बाकी फंसे मजदूरों के परिवार वाले भी साइट पर पहुंचना शुरू हो जाते। एक तसल्ली के लिए आज तक की टीम भी इस टनल के पास मौजूद है और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। यहाँ बैरिकेड पे कई सारे लोग, अभी कुछ मजदूर पहुंचे हैं जो अलग अलग राज्यों के हैं और वो दरअसल अब लोग पहुंचने लगे हैं अपने परिवार वालों से सीधे मिलने के लिए। कोशिश ये कर रहा है कि रेस्क्यू टीम जो है वो एक एक करके लोगों को ले जाने की कोशिश कर रही है और जहां तक संभव हो सके उनकी बात कराई जा सके। और बात करने के लिए जो चुनौती है, आप समझिए कि इस तरह की एक पाइप है और इसी पाइप से जो खाना सप्लाई होता है, आप इसके पास जब जाकर के, इसलिए आप देखिए उसमें बहुत सारा एम्बियंस और हमिंग साउंड सुनाई दे रहा है। बस ये इकलौता जरिया बच गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी टनल का जायजा लेने पहुंचे हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री से टनल और उसमें फंसे मजदूरों को लेकर भी सवाल किए जाते हैं, तो उनके जवाब थोड़ा हैरान करते हैं। हो सकती थी क्या जो तैयारियां आज हुई है, कल हुई है एयरलिफ्ट, क्या ये और पहले किया जा सकता था ताकि जान बचाने में आसानी? पहले पता था क्या गिरेगा यहाँ पर? मैं गिरने की बात कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद ही तो किया है। उससे पहले एक मशीन लगी ना यहाँ पर। पहले क्यों नहीं मंगाई गई? जब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी आपके पास ऑलरेडी। अरे भाई, मशीन थी ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट की मशीन हमने लगाई, वो टूट गई, आगे पत्थर आ गया, अब क्या करोगे? इरिगेशन डिपार्टमेंट कार्य चल रहा है, लेकिन सुरंग में कहीं इमरजेंसी एग्जिट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सेफ्टी डक्ट तक नहीं थी सर, जो वॉल्स देखिए होते हैं वो तक नहीं लगे थे और लोगों की शिकायत है कि इससे पहले भी यहाँ पे पोजीशन हुई है वहीं पे हुआ था। तो आप कह रहे हैं सेंसर है, क्या उनको उस समय पता नहीं लग पाया कि सेंसर? पता है उनको, 4.5 साल से स्टेबल है। ये पता है कि आपको कि 4.5, मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल से। टनल से 40 मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुरुवार को नए सिरे से अमेरिकन ऑगर्स मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। और अब टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सबसे हाईटेक मशीन आ गई है। अमेरिका में बनी जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन ने सुरंग में फंसे 40 मजदूरों की जिंदगी बचाने का काम शुरू कर दिया है। वायुसेना और थल सेना के साथ साथ अब यह हाईटेक मशीन भी अपना काम कर रही है। अब एक तरफ तो जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम होगा, दूसरी तरफ टनल के अंदर वीडियो कैमरों के जरिए पल पल के हालात पर रेस्क्यू टीम नजर रखेगी।
पिछले 5 दिन से सुरंग में भले ही कामयाबी ना मिली, लेकिन अब दिल्ली से इस अमेरिकन जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन को लाया गया है सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए। एयरफोर्स के हरकुलस विमान से ये हाईटेक ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई है और इसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंस्टॉल किया गया है। ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। आपको बता दें कि 25 टन की हैवी ऑगर मशीन प्रति घंटे 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करती है। अब अगर ये सही काम करती है तो अगले 10 से 15 घंटे में इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। हालांकि ये अंदर की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करेगा। ऑगर मशीन आप समझिए, उसका ब्लेड अगर मैं दिखाऊं आपको इस ट्रक के ऊपर, आप इससे समझ पाएंगे दरअसल ये काम क्या करेगी। ये ट्रक के ऊपर जो हरी मशीनों का हिस्सा आप देख रहे हैं, यही ऑगर ब्लेड मशीन है। ये आगे जब जाएगी मुहाने में अंदर पेनिट्रेशन करेगी और उसके बाद मलबे को धीरे धीरे करके बाहर निकालेगी और ये पूरी जो रफ्तार होगी वो 1 घंटे में लगभग 5 मीटर की होगी और लगभग 50 मीटर की दूरी है, जिससे 10 से 12 घंटे लगेंगे। जैसे जैसे मलबा बाहर निकलेगा 800 मिलीमीटर की पाइप अंदर जाएगी जो एस्केप ट्यूब का काम करेगी और उसी ट्यूब से बाहर निकालना है। लेकिन चुनौती दरअसल ये है कि जब ये ड्रिलिंग होगी, अंदर मलबा है, अंदर मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, जेसीबी है, क्या हिस्से रास्ते में आएगा ये नहीं पता, क्योंकि परसों रात को जब ड्रिलिंग शुरू की गई थी तब मशीन के ब्लेड खराब हो गए थे। उसके बाद फिर विद कंसल्टेशन किया गया तो नई मशीनें मंगाई गई हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर की सुबह 4 बजे यह हादसा होता है। टनल के एंट्री पॉइंट से 20 मीटर दूर मिट्टी धसी और मजदूर अंदर फंस गए। मलबा 70 मीटर तक फैल गया। जहां मजदूर फंसे हैं वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल इस बात की है कि टनल का यह हिस्सा बेहद कमजोर है। जैसे ही मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकालने की कोशिश होती है, मलबा फिर से टनल में गिर जाता है। फिर 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच 800 मिलीमीटर चौड़े स्टील पाइप डाले जाते हैं। कोशिश रहती है कि मलबे के आर पार स्टील पाइप करके अंदर से ही एक एक करके मजदूरों को निकाला जा सके। इस बीच मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवाई भेजी जा रही है। अब गुरुवार यानी 16 नवंबर से हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ है। पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगी थी केवल 45 मीटर तक ही काम कर सकती है, इसलिए अब बड़ी मशीन लगाई गई है। टनल में फंसे सभी लोग 101% सुरक्षित हैं। कई मजदूरों से सुरंग के अंदर से बात भी हो रही है। कल रात आ गए हैं, मशीन तो अंदर चली गई है। अब क्या कर रहे हैं अंदर वो तो समय बिताएगा। आपके बेटे से आपकी बात हो पा रही है? रात को हुई थी, थोड़ा सा बात किया था लड़के ने, हमने उसको हौसला दिया कि सब ठीक है, हो जाएगा। आज रात तक जो है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। खाना पानी सब मिल रहा है उसे? हाँ मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो भी है जैसे भी। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हम इसी वक्त हाजिर होंगे। बहुत धन्यवाद आपका अंजना 2.0। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में राज तिलक में आज अंजना 2.0 मेरी AI अवतार और मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।